नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात करेंगे एक बेहद अहम खबर की। सोमवार को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने संबंधी एक संकल्प पेश किया गया, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35 से खत्म हो गए। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के प्रावधान वाला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। इस बिल में जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ और लद्दाख को विधानसभा रहित केंद्र शासित राज्य बनाने का प्रावधान शामिल है। तो आज अपनी चर्चा में समझेंगे कि जो 2 अहम फैसले हुए हैं सरकार की ओर से, इसके मायने क्या हैं और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन की जरूरत क्यों है, इसका असर क्या होगा और क्या इसका आगे संवैधानिक रास्ता है। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश रत्न निगम, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पीके मल्होत्रा साहब हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, बहुत बहुत स्वागत है सर। और अनिल चौधरी जी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत में करना चाहूँगा मल्होत्रा सर आपसे। सबसे पहले तो जो संकल्प और राष्ट्रपति के मोहर से 370 को खत्म करने का आदेश, इससे पहले आमतौर पर भारतीय जन समझते थे कि 370 एक ऐसा अनुच्छेद है जो संवैधानिक तौर पर दिया गया, उसे हटाने के लिए राज्य विधानसभा का प्रस्ताव, फिर संसद की मोहर, 2/3 बहुमत और न जाने कितने रास्ते। ये जो आज रास्ता सरकार ने अपनाया है, ये क्या है और किस तरीके से संवैधानिक तौर पर इसे ताकत मिलती है? कविंद्र जी, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि सरकार ने ये जो स्टेप उठाया है, मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकली ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है और कॉन्स्टिट्यूशनली ये एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन है। पॉलिटिकली स्मार्ट मूव इसलिए है कि अगर सरकार ने जो मेथड इसके लिए अडॉप्ट किया वो नहीं किया होता तो जो एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती थी, शायद उसको संभालने में थोड़ा समय लग जाता। तो जिस तरह से इन्होंने ये कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई इसलिए भी करना आवश्यक हो गया था कि एक ऐसा विषय है जिसमें जितनी डिबेट होनी थी वो डिबेट पहले हो चुकी है, बहुत बार हो चुकी है और दशकों से हम इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं और सभी पक्षों के विचार सरकार के सामने अवेलेबल थे। कॉन्स्टिट्यूशनली मैं इसे कहूँगा बोल्ड मूव इसलिए है कि हमेशा ये कहा जा रहा था कि इसको संविधान में अमेंडमेंट करने की जरूरत है। हालांकि एक डिबेट में पहले भी मैंने इस विषय पे कहा था कि जो संविधान की धारा 370 के अंदर जिस तरह के प्रावधान हैं, अगर राष्ट्रपति स्टेट असेंबली की उसके लिए कंसेंट ले लेते हैं तो मॉडिफिकेशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस को लागू किया जा सकता है। आज की तारीख में क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के बाद में जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें असेंबली की सारी पावर्स जो हैं वो पार्लियामेंट को मिल जाती हैं और कुछ एक प्रावधान होते हैं जो राष्ट्रपति खुद गवर्नर के थ्रू उसको लागू करते हैं। तो आज एक ऐसी सिचुएशन हो गई थी जिसके अंदर केंद्रीय सरकार इस समस्या के समाधान के लिए जो रास्ता ढूंढना चाहती थी, शायद उनको वो रास्ता मिल गया और इसलिए उन्होंने पहले 370 के अंदर ही एक ऑर्डर पास करके ये कह दिया कि संविधान के बहुत सारे संविधान के जो बाकी प्रोविजन है वो जम्मू एंड कश्मीर को लागू होंगे। ये 370 में ही उन्होंने ऑर्डर पास किया और ये रेजोल्यूशन पास हो जाने के बाद में जिसके लिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट, जबकि गवर्नर जो है वहाँ पर उनकी कंसेंट ले ली और उसके बाद में रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में लेकर आए हैं। और रेजोल्यूशन के साथ साथ शायद जो सरकार की एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, मुझे जो 2 बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनको देखने का तो मौका नहीं मिला है, लेकिन जितना समाचार के माध्यम से मालूम हुआ है 2 बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक है J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा विद लेजिस्लेटिव असेंबली और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा बिना स्टेट असेंबली के। और इसी तरह दूसरा है J&K में रिजर्वेशन के बारे में प्रोविजन करना। ये 2 मैं समझता हूँ ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बिल हैं और जो 35A की वजह से, आर्टिकल 35A की वजह से जो डेवलपमेंट एक्टिविटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटी जम्मू एंड कश्मीर की रुकी हुई थी, मैं समझता हूँ उसको एक बूस्ट मिलेगा। तो उसको देखते हुए मैं ये मानता हूँ कि सरकार ने ये जो कदम उठाया है ये प्रशंसनीय है और जम्मू एंड कश्मीर की जनता के हित के लिए है। और जो एक क्वेश्चन उठ रहा था बार बार कि एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं,
वो धीरे धीरे वो भी जो है इशू खत्म हो जाएगा। एक और छोटा सा पॉइंट मैं चाहूँगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। पहली चीज़ तो ये कि इस 370 के ख़त्म होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी, उनके दस्तखत के बाद 35 से स्वतः समाप्त हो जाती है। और दूसरा कि जिस तरीके से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है, अगर इसकी जगह असेंबली वहाँ पर होती तो ये ज़रूरी था कि असेंबली के ज़रिए उसको लाया जाता, वहाँ की इच्छा, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति या फिर संसद उसको पास करती। जी हाँ, जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से बिना असेंबली की कंसेंट के इसको शायद मूव नहीं कर सकते थे। और क्योंकि अब वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है, इसलिए वो असेंबली की पावर या तो राष्ट्रपति एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो पावर उनको दी गई हैं, या वो पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, इसलिए ये डिबेट पार्लियामेंट में हो रहा है। ओके निगम साहब, अब तो सबसे पहले तो यही कि क्या क्या स्पेशल जो है फीचर मैं कहूँ, जो प्रावधान थे जम्मू कश्मीर के अंदर विशेष राज्य का दर्जा जैसे, वो सब कुछ स्वतः 370 खत्म होने के बाद अस्तित्व से बाहर चले जाएंगे, और क्या कुछ बदलने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें आपको कि 35A ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण से जो परमानेंट रेसिडेंट का जो उनका एक डेफिनेशन था वो बदल जाता है, जो कि 1944 से पहले जो वहाँ रह रहे थे वही परमानेंट रेसिडेंट माने जाएंगे, बाकियों को नहीं माना जाएगा। जो वेस्ट पाकिस्तान से आए थे या पंजाब से आपके गए थे लोग, वो सबको वो अधिकार मिलेंगे जो वहाँ के और नागरिकों को थे। दूसरा, इसमें ये भी देखा जाना चाहिए कि जो औरतों के अधिकार थे जो वहाँ नहीं थे, या उनके बच्चों के जो अधिकार थे, जो अगर वो किसी और से शादी कर लें, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, उनको बराबर के अधिकार मिलेंगे जो बाकी स्टेट्स में लोगों के पास हैं। और जैसे अधिकार कश्मीरियों को बाकी देश में मिले हुए हैं, वैसे ही बाकी जो भारत के लोग हैं उनको भी वैसे ही अधिकार कश्मीर में मिलेंगे। तो ये बहुत बड़े बड़े ये जो मोटे मोटे चेंजेस आ रहे हैं जो हैं। दूसरा, एक रिजर्वेशन है जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन सीट्स का नहीं था वहाँ पे, जैसे बाकी जो आपकी सुरक्षित सीटें होती थी, वो सारी चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो या एसटी हो, वो उनको मिलेगा। तो ये डेमोक्रेसी एट इट्स बेस्ट जिसको बोलते हैं, जिनको पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था उनको अब मिलेगा। जैसा राज्यसभा में प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी बोला कि राइट टू एजुकेशन वहाँ नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ होंगी। और इससे एक और फ़र्क पड़ने वाला है कि जो औद्योगिकरण रुका हुआ था वो वहाँ पर होगा। लोग वहाँ पर जाएंगे, निवेश करेंगे, और टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा। वहाँ के आम नागरिकों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, जो कि अभी लोग वहाँ ज़मीन भी नहीं खरीद सकते थे। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ जाना नहीं चाहता था ज़मीन लेने के लिए, क्योंकि ना उसका मालिक बन सकता था। तो अब वहाँ पे निवेश भी बढ़ेगा, और उसकी जो कहते हैं आर्थिक स्थिति जो स्टेट की है वो भी सुधरेगी। और दूसरा, अगर आप देखें जो बॉर्डर से रिलेटेड हैं एरियाज़, तो उसमें इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली रखी है जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, तो वो उन्होंने वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली रखी है, और लद्दाख में नहीं रखी है। और लद्दाख का अपना जो हिल काउंसिल्स हैं, ऑटोनोमस हिल काउंसिल्स, वहाँ पे 2 रहेंगी, और वो वहाँ पर चलेगा। तो ये जो बदलाव हुए हैं, और दूसरा सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट, तो आपको सेंट्रल का जो कंट्रोल है और जो फौरन जो फैसले लेने चाहिए वो जो होंगे थ्रू जो उस वक्त के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, तो वो जो है, जो गैप होता था कि सेंट्रल कुछ कहता था और स्टेट करती नहीं थी वहाँ की, और देखें कि छोड़ देती थी उनको, स्टोन पेल्टर्स थे जो पथराव करने वाले लोग, उनको छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देखिए जो देश के साथ है और जो हमारे संविधान के साथ है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। लेकिन जो विद्रोह करेंगे उसके साथ मैं समझता हूँ बहुत ही सख्ती से व्यवहार किया जाएगा। अनिल सर, मैं आता हूँ, जिस तरीके से कश्मीर में ख़ास तौर पर आतंकवाद या अलगाववाद को लेकर जो हालात रहे हैं कई दशकों से, जम्मू कश्मीर को जो बिल पेश किया गया गृह मंत्री की ओर से राज्यसभा में, हालांकि संसद की ओर से इसमें मुहर लगनी बाकी है, राज्य को अलग अलग हिस्सों में बांटने की कवायद, ये इसकी ज़रूरत कही जा रहा है कि इसके ज़रिए आतंकवाद और साथ साथ आर्थिक विकास दोनों तरफ कदम बढ़ाए जा सकते हैं, यानी कि आतंकवाद के खात्मे की तरफ और राज्य के विकास के तौर पर। कैसे से देखते हैं आप? कविन जी, मेरा अनुभव आंतरिक सुरक्षा तक सीमित है। संवैधानिक कानून में मेरी नॉलेज कम है, लोगों ने बताया है। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ आज जो हुआ है उससे। इसमें हमारी जो पता नहीं क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से 370 लाया गया था 1950 में, क्या मजबूरी थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मेरे हिसाब से गलत कदम थे।
क्योंकि आप एक देश में दो तरह के सिटीजन हैं, एक इंडियन सिटीजन, एक जम्मू कश्मीर का सिटीजन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स, बट हाउ, नॉट इन इंडिया। दूसरा, अब इस पे जो है ना, मैं जानता हूँ, मैंने कश्मीर में काम किया है, जो कश्मीरी हैं ना वो शांतिपूर्वक रहने के चाहते हैं। बाहर से उन लोगों को बढ़ावा और हर कुछ दिया जाता है, उकसाया जाता है कि लड़ो जाके। अपने आप तो वो जाके पहले वो पीर मुरीदी करते थे, ज़ियारत में जाते थे, उनको वहाँ से हटाया गया, नहीं ये मत करो, फंडामेंटलिस्ट रेडिकलाइज इस्लाम फॉलो करो और ये हथियार लो, ये लो पैसा, वो लड़ते थे। अपने आप तो उनकी कार्पेट वीवर्स थे, शॉल वीवर्स थे और सब बड़े खुशी से रहते थे, हंसते खेलते थे। आई एम वेरी हैप्पी, इससे आंतरिक सुरक्षा और अलगाववाद और आतंकवाद पे काबू करने में बहुत आसान हो जाएगा। यूनियन टेरिटरी में पकड़ सेंटर की थी, पहले तो वो हर चीज़ में कहते थे, देखिए वहाँ पर जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज इन्वॉल्व है ना, उनका सबका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो चाहते थे कि नहीं अलगाव, हम कश्मीरी ये हैं वो हैं, कश्मीर भी भारत का अंग है, ये मानते थे। अब मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ आज के इससे, और मेरे ख्याल से ये उनके हित में, जैसा कहा गया कि इवन कश्मीरीज विल बी बेनिफिटेड इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। कितना पैसा हम लोगों ने वहाँ कश्मीर में दिया है, वो जाता नहीं था लोगों के पास, गरीबों के पास नहीं जाता था, वो कुछ पॉलिटिकली कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह के पास जाता था। वो इमारतें बना रहे हैं, लेकिन कश्मीरी बेचारे वही बोट चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। तो अच्छा कदम है। और लद्दाख की बात करते हैं, मेरे साथ एक पढ़ते थे थुप्स्तान चिवांग जी, उन्होंने 20 साल से लड़ाई लड़ी थी लद्दाख को सेपरेट स्टेटस के लिए, एमपी भी रह चुके हैं। मैंने बात करी, कहते हैं हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्ट्रीट्स, दे सेलिब्रेटिंग ऑन द स्ट्रीट्स इन द मार्केट्स इन ले दैट। और जम्मू में भी मेरे ख्याल से कानून व्यवस्था की पकड़ हम सक्षम हैं, हमारे फोर्सेस को अगर हाथ दिया जाए, करो तो करेंगे। पहले होता क्या था कि नहीं इसके खिलाफ करो, इसके साथ, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस लॉ एंड ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, अब नहीं है इस वक्त, तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ शांति बनी रहेगी। ओके मल्होत्रा सर, राज्य का पुनर्गठन अगर मैं कहूँ, और जिस तरीके से उसको फिलहाल जो मोटा एक खाका सामने आया है, जम्मू कश्मीर को एक राज्य विधानसभा के साथ और लद्दाख को एक राज्य जहाँ पर विधानसभा नहीं होगी, यूटीटी की बात जो हो रही है। अब सवाल ये कि विकास और शांति के लिए राज्य का पुनर्गठन, इसकी कितनी ज़रूरत और ये कदम इस दिशा में कितना महत्वपूर्ण दिखता है? देखिए, एक बहुत अच्छा स्टेप इसको मैं इसलिए मानता हूँ कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन केंद्रीय सरकार के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं और जितने भी मेजर पॉलिसी डिसीजन लिए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश के लिए, वो गृह मंत्रालय द्वारा लिए जाते हैं। जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर में फेस कर रहे थे फॉर वट एवर रीज़न, और जिस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी वहाँ फेस की जा रही थी, प्रोबेबली जो पीछे की स्टेट गवर्नमेंट वहाँ रही हैं, उनको जिस तरह से कंट्रोल करना चाहिए था वो उस कंट्रोल करने में विफल रही हैं। शायद ये एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा सेंटर के लिए ये डिसीजन लेने के लिए कि अगर इसको स्टेट के बजाय यूनियन टेरिटरी की जाए और केंद्रीय सरकार उसको जो है मॉनिटर करे, तो शायद एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि उसके ऊपर पुलिस के ऊपर भी जो कंट्रोल है वो गृह मंत्रालय का आ जाएगा, उसको गवर्नर के थ्रू आप जो है एडमिनिस्टर करेंगे। जैसा कि कहा भी गया है, जम्मू एंड कश्मीर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी उसका पैटर्न वही होगा जो दिल्ली में है। तो मैं समझता हूं उसके हिसाब से केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियां आने से एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप आज फेस कर रहे हैं और जो टेररिस्ट एक्टिविटी हैं उसके लिए हम सेंट्रल फोर्सेस को अगर भेजना है या पुलिस का कंट्रोल है उसके लिए जो डायरेक्शन यहाँ से जाएगी, तो शायद एक सिचुएशन बेटर होगी। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी होती है तो मैं समझता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, आज अगर मान लीजिए लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, पहली बात तो यह कि बिकॉज ऑफ 35A लोग कर ही नहीं पा रहे थे। अब जब 35A खत्म हो गया तो हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भय रहेगा कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो हम कितने सक्सेसफुल होंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर केंद्रीय सरकार वहाँ रूल कर रही है तो मैं समझता हूँ एक जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द बिजनेसमैन आएगा वो एक बेटर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा और उसकी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है तो मैं समझता हूँ वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वहाँ इंडस्ट्री भी लगेगी
और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने से इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होगा, तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट तो पूरी स्टेट को ही होने वाला है, स्टेट के लोगों को ही होने वाला है। निगम साहब, दो चीज़ें, एक तो ये जब सदन में चर्चा हुई आज तो साफ तौर पर यह था कि 370 को हटाया गया, समर्थन किया कई पार्टियों ने, जिन्होंने विरोध भी किया वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन नहीं करना चाहिए था, उसमें स्टेक होल्डर्स की राय लेनी चाहिए थी, वो प्रोसेस वहाँ से आना चाहिए था। सरकार ने जो प्रोसेस अपनाया है वो क्या है और इससे अब आगे का जो रास्ता होगा, इस प्रोसेस को अगर हम आगे कंप्लीट होता देखें तो कैसे जाएगा? देखिए, ये कहना कि सरकार को स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय लेनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स कौन है? वहाँ की जनता है और जनता के चुने हुए नुमाइंदे पार्लियामेंट में हैं और उन्होंने अपनी आवाज़ रखी आज, बहुतों ने सपोर्ट किया। तो ये कहना कि उनकी राय नहीं ली गई है, हमारा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें यही तरीका है राय लेने का। तो राय ली गई है, सबको रखा गया है और इसके अलावा भी गवर्नर के पास और सेंटर के पास वहाँ से सारी सूचनाएं हैं, क्या जनता चाहती है क्या नहीं चाहती। कोई सड़क पे नहीं उतरा है अभी तक, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पहले धारा 144 भी लगी होती थी, लोग सड़क पर आ जाते थे, आज कोई नहीं उतरा है सड़क पर। तो देखिए, जो विरोध करेंगे, जो देश के साथ नहीं है, उन्हें ज़रूर डरना चाहिए और वो डर रहना भी चाहिए, लेकिन जो हमारे साथ हैं वो उनको किसी भी बात की मेरे ख्याल से आश्वस्त भी किया गया है पार्लियामेंट में, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे का जो रास्ता है आप देखें, मैं समझता हूँ विकास बहुत तेज़ी से होगा और लोगों को जो संभावनाएं हैं रोज़गार की वो भी बहुत बढ़ेंगी और सेंटर के पास जो लॉ एंड ऑर्डर और लैंड वगैरह है ये सेंटर के पास रहेगा, जैसे दिल्ली का मॉडल है। तो उसमें भी जो भी कार्रवाई करनी है वो त्वरित होगी, फौरन जिसको बोलते हैं, कोई गैप नहीं रहेगा। पहले क्या था, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक गैप रहता था और वहाँ पे जो मुख्यमंत्री रहे पिछले 70 सालों में, कुछ एक आध को छोड़ के, सादिक मोहम्मद को छोड़ दें, बख्शी जी को छोड़ दें, जो कि बहुत ही क्लियर थे अपने माइंड में कि 370 जाना चाहिए। 1964 में भी इसी तरह का डिस्कशन हुआ था, प्राइवेट मेंबर बिल आया था पार्लियामेंट में और उस वक्त देखिए सबने बोला था, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी पार्टी हो, जनसंघ हो, उस वक्त सबने कहा था इसको जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने व्हिप जारी करके इसके खिलाफ मत डलवाए थे तब, जबकि पार्लियामेंट पूरा चाहता था कि ना हो। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जो प्रोसेस है, जिस तरीके से मित्रा साहब किसी भी राज्य के बंटवारे का या फिर उसको यूटीटी में तब्दील करने का, इसमें मैं एक उदाहरण दे दूं, पंजाब हरियाणा का जब विभाजन हुआ था वो प्रेसिडेंट रूल के अंडर हुआ था। ओके, तो वो हमारे पास प्रेसिडेंट हैं ऐसे। मित्रा साहब, आमतौर पर जो प्रक्रिया होती है वो क्या है और इस बार सरकार जो रास्ता अपना रही है, एक नोटिफिकेशन, उसके बाद संसद में बिल, संसद उस पर मुहर लगाएगी, उसके बाद आगे की प्रक्रिया? देखिए, किसी भी राज्य का अगर बाउंड्रीज चेंज करनी हो, उसका डिवीजन करना हो, उसकी बाउंड्रीज में ऐड करना हो, उसके लिए हमारे पास संविधान में सेपरेट प्रोविजन है। आर्टिकल 3 और 4 उसके लिए रेलेवेंट आर्टिकल हैं और उसके अंदर जो पूरा प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वो फॉलो करना होता है। किसी भी राज्य की बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है और यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करना हो तो उसका प्रावधान भी सेक्शन आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 जो है संविधान का, उसके अंदर प्रोवाइडेड है। और इसको जो है, जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो नहीं माना जाता और सिंपल मेजोरिटी से हाउस इसको क्लियर कर सकता है। तो वो पावर सरकार के पास है। और ये जो 2 बिल आए हैं, हालांकि मैंने उनको देखा नहीं है बिल को, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये उसी पावर को एक्सरसाइज करते हुए ये बिल लाए गए हैं जिसमें इनको यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट किया जाएगा और उसके हिसाब से जो उसका अनुच्छेद 8 है जिसमें इनके, और अनुच्छेद 1 है जिसमें इनके बारे में चर्चा की गई है, उसके बारे में भी चेंजेस लाई जाएंगी। यूनियन टेरिटरीज का नंबर बढ़ जाएगा, एक स्टेट का नंबर कम हो जाएगा और उसके लिए हमें हाउस में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है। अगर वो सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो संवैधानिक प्रक्रिया जो पूरी हो जाती है और अमेंडमेंट के साथ में जो स्टेट है J&K की, वो 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इससे पहले जो एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनता था, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता था, क्या ये प्रक्रिया इसके बाद हो सकती है या उसकी जरूरत नहीं होती? जी, इस विषय को लेकर मैं समझता हूं पार्लियामेंट्री डिबेट में भी ये इशू लाया गया कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का है उसके बारे में आई थिंक एक अलग से जब ये यूनियन टेरिटरीज बन जाएंगी, मैं समझता हूं वो प्रक्रिया को उसके बाद भी स्टार्ट किया जा सकता है और उसको बाद में स्टार्ट करके पुनर्गठन के बाद में जो रीऑर्गेनाइजेशन की बात है उसको हम टिकअप कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी सर, 2 बातें एक और मैं समझना चाहूँगा क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से और उस पर आपकी एक्सपर्टाइज है कि जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ राज्य बनाने की बात जो प्रावधान किया गया इस बिल में, और साथ ही साथ लद्दाख में विधानसभा की ज़रूरत नहीं होगी।
इन दोनों का फर्क वहाँ पर सुरक्षा के नज़रिए से, आंतरिक सुरक्षा और जो बाहर सुरक्षा है उस नज़रिए से कितना महत्वपूर्ण है, और दोनों में अगर विधानसभा होती तो क्या उसके खतरे हो सकते थे? कोई परेशानी की बात नहीं है कविन जी। लद्दाख के लोग खुश हैं, ऑटोनोमस काउंसिल उनकी है, वो नहीं चाहते कि असेंबली आए, उनको मतलब नहीं है। वो लद्दाखी जो हैं वहाँ पर वो खुश हैं। एक अहम मुद्दा और है इसमें, विदेशी ताकतें कोई नहीं बोलेंगी कुछ, आपका आंतरिक मामला है, जैसा आप अपने देश को चलाना चाहते हैं वो चलाइए। सॉवरेन कंट्री है इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हम उसके तहत हम चला रहे हैं। कोई विदेशी ताकत इसमें मेरे ख्याल से कि नहीं बोलेगी। तो हमारा राइट है, जैसे हम चाहें हम गवर्न करें। दूसरा देखिए, हमारे यहाँ फेडरलिज्म और यूनिटरी का मिक्सचर है जी। यूएस फेडरेशन है, वहाँ वो लोग जब स्टेट कहती है हम यूनियन का पार्ट बनेंगे तो बनते हैं। इंग्लैंड में तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, वो जिसको मर्जी जो कर दे, कुछ नहीं है। नॉर्दर्न आयरलैंड का मसला है, सब लोग अपना करते हैं जैसा चाहता है। ये हमने किया है, हमारी आतंकवाद जो बहुत कितनी जाने गई हैं, हज़ारों लोग, इनोसेंट लोग गए हैं, सिपाही मरे हैं, पुलिस वाले मरे हैं, उस पर काबू आ जाएगा, देखिएगा आप, और लोग भी आपके साथ आ जाएंगे। कश्मीर में भी, जम्मू में तो खैर थे ही, लद्दाख में भी थे, लेकिन लद्दाख में थोड़ा सा बहुत बेचारे बहुत परेशान थे कि भाई क्यों नहीं दे रहे हमको स्टेटस। अब मिला है, बढ़िया है, बहुत अच्छा। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से राज्य सरकारें वहाँ पर रही हैं, न सिर्फ पैसे का, और बल्कि वहाँ पर आतंकवाद को ख़त्म करने का जो मिशन था उसको मैं कहूँ कि दिल से या फिर गंभीरता से लागू करने की कोशिश नहीं की गई, जिसके चलते ज़रूरत समझी गई राज्य के बंटवारे का और उसको यूटी बनाने की तरफ? देखिए, जम्मू कश्मीर के मामले से मैं काफ़ी जूझा हूँ। मैंने जो समझा था कि हमने जब भी एक कदम आगे लिया है, 2 कदम पीछे चले गए हमेशा, क्योंकि दिल्ली में बैठ के जिनको मालूम नहीं वहाँ पर क्या हालात हैं या क्या होना चाहिए, वो डिसीजन लेते थे। अब यहाँ पर जो है बड़ा सोच समझ के, किसकी समझ है किसकी सोच है, मैं तो प्रशंसा करता हूँ कि ये यूनियन टेरिटरी का मामला, जैसे कि बताया गया कि अब सेंटर की पकड़ होगी। नहीं तो पुलिस वालों से कहा जाता था, और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस आल्सो हैव टू वर्क अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। You see, they are aiding the state government to maintain law and order. So they have to follow, बिना पुलिस वाले, स्टेट पुलिस वाले के, सब इंस्पेक्टर के, वो जा नहीं सकता कमांडेंट भी सीआरपीएफ का। तो अच्छा है, और सेंट्रल जब वहाँ पर उसकी रहेगी, वहाँ पर हो जाएगा, शांति रहेगी। हाँ, पड़ोसी देश में जो उनकी फ़ौज है, जिनकी रोज़ी रोटी का सवाल है, वो ज़रूर चाहेंगे कि यहाँ कुछ और हो। वो हमारी सक्षमता है, हम बॉर्डर्स को कितना मजबूत करें, टेक्नोलॉजी यूज़ करके, ट्रेन मैन पावर यूज़ करके, कि हम घुसने ना दें, और यहाँ के लोगों को गुमराह जो कर रखा था उनको वापस ले आएँ। देखें भाई, शांति में ये होता है, स्कूल जाएंगे आपके बच्चे, ये होगा, आपकी पढ़ाई होगी, सब लोग खुश रहेंगे। जैसे बताया गया, एक महिला हैं, कश्मीरी महिला हैं, जम्मू कश्मीर की, उन्होंने बाहर वाले से शादी कर ली तो उनके राइट्स चले गए, और वो शायद सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, शायद उनका नाम है वाली, चारूवली खन्ना। वो व्हाट इज दिस, कहती जस्ट बिकॉज आई मैरिड somebody who's not from the state, I dispossess of all rights to have anything there. So वो infectious हो गया, वो खत्म। यही है सर। एक आखिरी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, कई सारी चीज़ें बदल गई खत्म होने के साथ। दोहरी नागरिकता का अगर हम बात करें, 2-2 झंडों की जब बात होती थी, देश के दूसरे कानूनों का जम्मू कश्मीर पर लागू ना होना, वहाँ पर जो बेटियाँ थीं अगर वो गैर कश्मीर से शादी करती थी तो उनके हक छिन जाते थे, वो रहेंगे। बाहर का कोई भी भारत का नागरिक जो जम्मू कश्मीर का नहीं है, वहाँ पर अब प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ हासिल कर सकता है, जैसे कि दूसरे पहाड़ी राज्यों में है। लेकिन इस पूरे 370 के क्लॉज में एक क्लॉज को बरकरार रखा गया है, बाकी को ख़त्म किया गया है। जिसे बरकरार रखा गया वो क्या है और क्यों है? देखिए, बरकरार रखना जो है वो सिर्फ आर्टिकल 370 का जो भाग 1 है उसको बरकरार रखा गया है, क्योंकि उसमें जो असेशन की बात की गई है, उसमें जो असेशन की ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी का जिक्र है, इसलिए उसको बरकरार रखना ज़रूरी था। लेकिन जो उसका फिर आगे जो प्रावधान दिया गया कि स्टेट असेंबली की वजह से, जैसा कि 35A ऐड किया गया, जो क्लॉज 3 थी, जिसके अंदर प्रेसिडेंट को ये पावर थी कि बाई इशू ऑफ एन ऑर्डर ओनली, बिना संविधान को अमेंड किए, बिना पार्लियामेंट के सामने गए हुए
आप उनको कुछ और राइट्स दे सकते हैं जो कि उनको एक सेपरेट ट्रीटमेंट देते थे और हमारे भारतीय नागरिकों को उससे डिप्राइव कर रहे थे। इस तरह के जो प्रावधान थे वो आज खत्म कर दिए गए हैं और मैं समझता हूं ये एक स्टेप है जो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। और अगर आप प्रेजेंट सरकार के मैनिफेस्टो की बात करें तो उस मैनिफेस्टो में भी ये बात कही थी कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम इस तरह का कार्य करेंगे। एक बहुत समय के बाद सरकार पूरी मेजॉरिटी के साथ आई है और अगर उन्होंने देश के साथ एक कमिटमेंट किया है और वो कमिटमेंट देश को जोड़ने के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड है, तो मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा डिसीजन है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। जी निगम साहब, एक आखिरी सवाल मैं कहूँगा कमेंट आपका। अब सब कुछ चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो या फिर आतंकवाद को ख़त्म करने की बात या शांति की बात, कमांडिंग पोजीशन पर केंद्र होगा। वहाँ पर जो राज्य सरकारें अब तक एक तरीके से आरोप लगते रहे कि नाकारा काम नहीं किया है, अब उनका दौर जा चुका। देखिए, पहली बार मैंने देखा है पिछले 5-6 साल में लोगों पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो याद रखा है, वरना वो कूड़ेदान में फेंक दिए जाते थे इलेक्शन के बाद। तो ये सरकार काम कर रही है और जो इन्होंने जिस वजह से ये सत्ता में आए हैं, जिनको मैंडेट मिला है, वो उसी बात के लिए मिला है जो इनके संकल्प पत्र में था। तो इस सरकार के खिलाफ ये नहीं कहा जा सकता जिस मुद्दों को लेके ये जनता के पास गए थे वो नहीं कर रहे हैं। ये उन्हीं मुद्दों को कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों पे ये कानून ला रहे हैं जिन मुद्दों को लेके ये जनता के सामने गए थे इलेक्शन में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और तकनीकी और संवैधानिक तौर पर समझाने के लिए कि देश में जो आज बड़े फैसले हुए हैं केंद्र सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटने का वो फैसला क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसका भविष्य या फिर आगे का रास्ता क्या जाता है और संवैधानिक तौर पर वो कहां पर खड़ा हुआ है। फिलहाल जितना ही, नमस्कार।